उस 50% का 30% कवर करती है ना, कहीं कहीं 50% तक कवर कर जाती है। क्योंकि इकोनॉमी इतना टेक्निकल विषय हो जाता है कि इकोनॉमी तुम क्या करोगे, कब पढ़ोगे, जब पीसीएस या उसके ऊपर लेवल जाना है तब इकोनॉमी तुम्हारा डिटेल में पूछता है। यूपीएससी में, पीसीएस में भी इकोनॉमी नहीं पूछता है उतनी ज़्यादा डिटेल में, सिर्फ करंट से पूछ लेता है इकोनॉमिक्स के। फिर किसका पूछेगा, एक हिस्ट्री हो गया, एक हो गया पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, संविधान के बारे में उसमें पूछेगा, बाकी नहीं पूछे। ज्योग्राफी भी गिने चुने स्थान पूछ लेगा, ये कहाँ है, यहाँ ये घटना हुई थी तो वो क्या है। तो समझ रहे हो, इतना पोर्शन अगर तुम्हारा A to Z तुमने कवर कर लिया तो तुम कितनी भी बुकें पढ़ते रहना, ये वन लाइनर्स या ये वो, ये जितना तुम्हारा कवर करेंगे पता चले एक सब्जेक्ट तुमको उतना दे रहा है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना 2-4 दिन पढ़े से निकलने वाले, वो हर बंदा करके आ जाता है। हमारे तुम्हारे या जिसके भी जैसे होंगे ना, सब पढ़ने वाले तो सब हैं, वो क्या करेंगे, जिसको जल्दबाजी में वो क्या पढ़ेगा, सेम चीज़ सेम रास्ता अपनाएगा, है ना। तो कंपटीशन वहाँ होता है जो चीज़ लोग नहीं पढ़ रहे हैं या जहाँ तक उनको मिल ही नहीं रही, कंपटीशन तो वहाँ होगा ना। वो गिने चुने 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंपटीशन होता है, बाकी जो तुमको आ रहा है वही सामने वाले को भी आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब करके आएंगे ना। ये तो कट ऑफ कंपटीशन, इसीलिए तो ये कंपटीशन बना है। देखते होगे यूपीएससी का कट ऑफ किसी ने पता किया, यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, कट ऑफ कितना जाता है। अभी जैसे सुपर टेट हुआ था, इसका कितना रखा था, 65%, है ना। पेपर इनके बड़े सिंपल से, वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं टीचर्स, इन्होंने रख दिया 65%, उसमें भी कितनों को फेल कर दिया, हो गए। तो समझो कि 60% में स्टूडेंट निकाल लेता है। यूपीएससी का तो 55% तक जाता है, 55% में टॉपर्स निकल जाते हैं, ठीक। और बाकी एग्जाम में 60 या 65% पे आप एग्जाम क्रॉस कर जाते हो, मीन्स 35% जो बाकी का बचा हुआ है वो बहुत कम लोगों पे या किसी पे होता ही नहीं है। 100 में से 100% कोई करके नहीं आ पाता, है ना। तो अब जो बचा हुआ है उससे कम में तुम करके आ रहे हो, तो कंपटीशन किन में है, गिने चुने 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं जिसमें कंपटीशन होता है। अगर 100 पे सिलेक्शन हो रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, 80 मैक्सिमम लोगों के, जिसके भी सुनोगे ना, जिसका रिजल्ट नहीं आता क्या बोलता है, 1 या 2 नंबर से छूट गया मेरा। इससे ज़्यादा किसी का सुना कि मेरा 20 नंबर से रह गया, 2 या 5 नंबर से। ऑलमोस्ट लोग सही होते हैं क्योंकि उनका इतने ही नंबर से रह जाता है। जब टॉप बच्चों में से उनको छांटने 5 लाख बच्चे हैं, अच्छा एग्जाम होगा 10,000 छांटने उनको। अब 10,000 छांटने हैं तो जो 1 लाख बच्चे होंगे, 90 पे कट ऑफ है तो वो 80 तक तो वो 1 लाख पहुँचे होंगे। फिर हर एक नंबर पे 10,000 15,000 ऐसे बाहर जाते हैं। तो असली कंपटीशन तुम्हारा जो 10-15 क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो चूज करो, जब तुम्हारा एग्जाम आए तब शॉर्टकट चूज करना कि अब हमारा एग्जाम सर पे आ गया, बचे हुए सब्जेक्ट हमको फटाफट रिवाइज करके और दे के आना है। लेकिन अभी से वो रास्ता चूज कर लोगे तो तुम सिर्फ उस लायक रह जाओगे कि तुम ट्राई करोगे हमेशा क्लर्क की। उसमें भी आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, कई बार सुना है ना, क्लर्क का एग्जाम देते देते 5 बार दिया 6 बार दिया और नहीं निकल रहा है लोगों, ऐसे होता है। और कुछ होते हैं पहली बार में वो श्योर होते हैं हमारा यूपीएससी निकल जाएगा, कहीं बाहर से थोड़ी ना आते हैं, यहीं से होते हैं। वो देख लेते हैं हमको इतना टाइम लगना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, और कंटिन्यूटी रहती है उनकी, लगे रहते हैं, हो जाता है काम। तो अपना एक बनाओ कि पहले फाउंडेशन बड़ा अच्छा मजबूत कर लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट यहाँ पे A to Z हो गया, जो तुमको नंबर करा देगा ना, उतने तुम कितने भी पढ़ते रहना, ये शॉर्टकट वाले कोई सब्जेक्ट नहीं करा पाएगा। क्योंकि एक में से 20 क्वेश्चन आए, 10 तो ऑलमोस्ट लोग कर ही देने, बचे हुए 10 में से 5 में तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, बाकी 5 ऐसे होंगे जो हर किसी से नहीं होंगे, वो गिने चुने लोग कर पाएंगे। और वो 5 तुमने कर दिए, तुम समझो बहुत बढ़िया मार्क्स लाने वाले हो, ये रहता है। चलो, तो हम लोग कहाँ थे, 1857 के पूर्व के विद्रोह। कौन कौन से विद्रोह पढ़ चुके हो? हम लोग जनजाति विद्रोह पढ़ चुके हैं। जनजाति में किसान भी आ गया,
किसान विद्रोह अभी तुम लोग को शायद नहीं कराया मैंने। मेन 3 विद्रोह हैं किसान विद्रोह, जो 57 के बाद के हैं। तो मैं 57 के बाद कराऊंगा उनको, ठीक है। एक दक्कन है, एक पावना विद्रोह है, एक नील विद्रोह, ये 3 विद्रोह हैं। तो ये 1857 के बाद कराऊंगा, क्योंकि ये बाद में हुए हैं, ठीक। उसके पहले के पूर्व के विद्रोह में जन विद्रोह मैंने पढ़ा दिए, है ना। जनजाति विद्रोह रह गए हैं। जनजाति क्या होता है? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैंने आदिवासियों की पहचान बताई थी, क्या होती है? किन को बोलते हो आदिवासी? जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी के हाथ में था ये जो डिपार्टमेंट था ना, जवाहरलाल नेहरू ने खुद संभाला कि जो आदिवासी हैं ये बड़े वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, सीमांत पे बैठे हैं, इनको कभी भी थोड़ा सा भी झटका लगेगा ये चले जाएंगे नीचे गड्ढे में। वल्नरेबल मतलब वो होता है, समझ में आ रहा है? वल्नरेबल मतलब कि कोई आदमी एकदम, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, या निचले स्तर, मतलब जो जिसकी हालत ये है कि उसको अगर थोड़ा सा झटका दोगे वो नीचे गिर जाएगा, है ना। वल्नरेबल मतलब ये होता है। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक। तो वल्नरेबल है, उन्होंने कहा ये जनजाति, ठीक। अब जब ये जनजाति वल्नरेबल, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ करना पड़ेगा हमको। क्या करोगे? तो पहले तो पहचान करनी पड़ेगी कौन कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, है ना। कमज़ोर मान लो, वल्नरेबल मतलब बड़े ही कमज़ोर लोग हैं ये लोग, ठीक। अब कौन कौन से लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, एक पहचान होनी चाहिए इनकी। फिर इनके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। या तो हम ये करें, इनका वो उठाने के लिए डायरेक्ट इनको ला के अपने यहाँ शामिल कर लें, वो होंगे नहीं, प्लस हो भी जाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे। वो अगर इस समाज के साथ रहन सहन खाना पीना सीख गए, वो बीमार होकर और जल्दी मर जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, उनका विकास भी होता रहे, प्लस उनके उसमें हस्तक्षेप ना करो। तो इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना है इनके मामलों में। जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहने दो, बाहर से हम जो सहायता पहुँचा सकते हैं उतनी पहुँचा दो कि इनको ये लगे कि हमारे अंदर हस्तक्षेप हो रहा है, प्लस इनका विकास हो जाए। ये काम किया इन्होंने। तो पहले इन्होंने पहचान की कि कौन से लोग आते हैं जनजाति में। तो अपने यहाँ संविधान में एक होता है आर्टिकल 342, ठीक है। 342 में जो है, राष्ट्रपति जिसको भी अनुसूची में दर्ज करता है, अनुसूचित करता है कि ये लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वही लोग क्या आएंगे? अनुसूचित जनजाति। एक 342 होता है, एक 366 होता है, दोनों को मिला के अनुसूचित जनजाति का निर्धारण होता है, ठीक है। ये तो संविधान का हो गया, अनुच्छेद का। अब निर्धारण किस बेस पे होगा, किसको मानेंगे हम लोग कि ये क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये तो पहली चीज इन्होंने बोला कि ये राज्य विशेष पे होना चाहिए, कि राज्य इसका निर्धारण करें, केंद्र नहीं करे। कई राज्य ऐसे हैं कि लोगों की स्थिति अच्छी है, कोई जाति इस राज्य में जनरल में आती है, कोई जाति पता चले वो एससी में आ रही किसी राज्य में, ऐसा भी होता है। ओबीसी और जनरल तो बहुत हेर फेर होता है, बट जनरल और एससी वाला भी होता है। इसका मतलब हुआ कि उस राज्य में उनकी स्थिति बहुत खराब है या उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, तो एससी में है। इस राज्य में उनको ऊंचे दर्जे का मानते हैं तो वो जनरल में आ रहे हैं, ठीक। सेम चीज़ ट्राइब के साथ था। बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ट्राइब मतलब आदिवासी, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी ऐसी हैं जातियाँ, जनजातियाँ कि जिनका विकास हो चुका है, तो उनको क्या करेंगे ये लोग? नहीं डालेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं राज्यों में कि वही सेम जनजाति है जो दूसरे राज्यों में विकास हो चुका है, इस राज्य में क्या हुआ? विकास नहीं हुआ, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो राज्य डिसाइड करेंगे पहली बात कि आदिवासी कौन है उनके यहाँ। ये लिस्ट कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। राज्य यहाँ से सिफारिश भेजते हैं, राष्ट्रपति उसको क्या कर देते हैं? अनुमोदित कर देते हैं। इतना काम होता है। अब इनकी पहचान करनी है कि क्या लक्षण होने चाहिए जिनको हम जनजाति बोलें। तो इसके लिए मैं एक बार बता चुका हूँ क्या क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये पता करने के लिए कि ये आदिवासी है, कुछ उसके मापदंड होने चाहिए। क्या मापदंड? हाँ, रहन सहन कैसा होना चाहिए? आदिम जनजीवन। पहला पॉइंट यही है कि उनका जनजीवन क्या होना चाहिए? आदिम। बोलते हैं ना बाबा आदिम के ज़माने का,
आदिम मीन्स बाबा कोई नहीं है, आदि मानव से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या होना चाहिए, जनजीवन आदिम होना चाहिए। जो समाज की मुख्य धारा है, मुख्य धारा में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों से मेलजोल करने में वो क्या हो, सशंकित हों, आसानी से मेलजोल ना करें। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, उनका आर्थिक स्तर और शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न कोटि का हो। और चौथा, बाहर रहते हों, यहाँ से अपने यहाँ से दूर, मैन समाज से कटे हुए रहते हों। ये 4 पॉइंट नेहरू जी ने क्या किए, निकाले कि ये है तो ये लोग कहलाएंगे क्या, आदिवासी या जनजाति। मेनली इनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स, ठीक। अब इंडिया में कई सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी, और विश्व में ट्राइब्स पढ़नी पड़ेंगी। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे किसी बड़े उसके लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो पूरे विश्व में पढ़नी पड़ेंगी ट्राइब्स। एक एक सी टाइप की ट्राइब्स होती हैं। मीन्स कुछ ट्राइब ऐसी होती हैं आदमी का खून पी जाती हैं, वो उनके यहाँ कोई गया घूमने, उनका मेन ये भोजन ही होता है मनुष्य का खून पीना, हाँ, पिग्मी वगैरह जो हैं अफ्रीका तरफ, ठीक है। तो ये सब ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स पढ़नी है। लेकिन हम लोग अभी फोकस करते हैं किस चीज़ पे, कि एक बेसिक आइडिया दे दिया ट्राइब्स क्या थे। अब जब इनका ये चीज़ है तो ये आंदोलन क्यों करेंगे, क्यों विद्रोह कर रहे हैं। ट्राइब्स जो हैं, जनजाति विद्रोह क्यों हो रहे हैं, क्यों करेंगे विद्रोह। और बाहरी समाज में भी तो था कुरीतियाँ। अंग्रेज अभी हमारे समाज को तो, मेन मुख्य धारा वाले समाज को तो सुधार नहीं पाए। इन लोग को कैसे सुधार लेंगे। मैंने बताया जैसे सती प्रथा, ऐसी कुरीतियाँ हम लोगों में व्याप्त थीं, उसको तो ये अभी तक हटा नहीं पाए। इन तक कैसे जाएंगे। मेनली इनका क्या रहेगा कि एक तो इनकी ज़मीन हथियाएंगे, जो वनों पे इनके अधिकार हैं वो ले लेंगे इनसे। ये लोग एक खेती करते हैं, झूम खेती, किसी ने सुना है? क्या होती है? पहले आग लगाई, जंगल होते थे उसमें क्या करेंगे, जंगलों में पहले आग लगा देंगे। आग लगा देंगे तो वो क्या, उसके बड़े सारे पोषक तत्व हैं, पेड़ पौधे, वो उसमें आ जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। वो ज़मीन में बैठ जाएंगे, वो उपजाऊ रहेगी, नई नई भूमि है, उपजाऊ रहेगी। उस पर 4-5 साल खेती की, फिर कहाँ गए, निकल गए वहाँ से, क्योंकि भूमि कम उपजाऊ हो गई। फिर दूसरी जगह सेम चीज़ किया। अंग्रेज थे, पर्यावरण तो हितैषी थे ही, प्लस उनको तो वनों से लेना देना है ना, कि तुमको क्यों वन दे दें। और दूसरे आदिवासी बोल रहे हैं कि ये तो हमारे वन है, हम लोग रहते आए पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम हो कौन जो आ रहे हो हस्तक्षेप कर रहे हो, ठीक। तो ये क्या, इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको झूम खेती से रोका। इसका दूसरा नाम है स्थानांतरित खेती। स्थानांतरण हो जाता है, अभी गए नया जंगल साफ किया, आग लगाई, खेती की 4-5 साल, फिर अगली जगह। तो ये स्थानांतरण हो रहा है खेती का बार बार। तो ये झूम खेती वाली जो इनकी व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करेंगे। और क्या होगा, एक साहूकारी प्रथा, आज की डेट में भी जो इनके जनजाति को अधिकार मिला है ना, अपनी 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है जनजाति से रिलेटेड है। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। 4 राज्य तो हैं तुम्हारे, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये 4 राज्यों में क्या है, 5वीं अनुसूची सिर्फ इनके लिए बनाई है एक संविधान में, कि इसमें जो प्रशासन होगा ना, केंद्र गवर्नमेंट के नियम भी वहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं, राज्य के भी नहीं होते हैं। वहाँ पे जनजाति बोर्ड अलग से बनता है, वो जो नियम बनाता है वहाँ पे चलते हैं वो। या राज्यपाल को अधिकार है कि वो किस नियम को वहाँ लागू करे, किसको ना करे। संसद कुछ भी कानून पारित करता रहे, ठीक है। तो जो 5वीं 6वीं अनुसूची है वो सिर्फ जनजातियों के लिए रखी है इन्होंने, ठीक। आगे जब पॉलिटी पढ़ोगे उसमें पता चलेगा क्या है। लेकिन आज की डेट में भी कुछ अधिकार जो हैं उनके, वो उनके स्थानीय समाज को दिए गए। स्थानीय समाज मतलब
जो हाँ जो समाज है उनका ग्राम प्रधान होगा, एक पंच सरपंच बैठेगा, वो क्या करेगा, कोई भी उनका मैटर हुआ सरपंच फैसला देगा, वो लोग आपस में मिलके देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तुम बैठे हो संसद में या वहाँ पे विधानसभा में, वहाँ से तुमने कानून बना दिया, वहाँ लागू करा दिया। स्थानीय समाज तो जो वहाँ की साहूकारी प्रथा है वो आज भी वही लोग रेगुलेट करते हैं। साहूकारी मीन्स लोन देना, है ना। तो साहूकारी हो गई। दूसरी उनकी कुछ सामाजिक परंपराएं होंगी, अपनी रीति रिवाज होंगे, शादी के, विवाह के, जो एक मैंने बताया नर बलि प्रथा, बलि देने के, पूजा करने के। अंग्रेज हर चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे। अगर वो पूजा कर रहे हैं, कुछ ऐसी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेज़ों को लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, रोक देंगे नहीं। वो देखेंगे कोई इनका संत इनके बीच में से उठाया जिसके बहुत फॉलोवर हो गए 8-10 हज़ार, वो तुरंत उस पर कोई ना कोई आरोप लगा के गिरफ्तार करवाएंगे, क्योंकि उनको डर लगने लगता था कि इस बंदे के पास क्या जन समर्थन हो गया, आगे चल के ये क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो वो उस पर तो बहुत सारे हस्तक्षेप करेंगे अंग्रेज इनके जीवन में। तो मेन हस्तक्षेप, एक तो इनकी ज़मीन, जंगल, बाहरी आएंगे उनका भी विरोध करेंगे। बाहरियों को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, मैंने बताया था दिक्कू। ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, रिपीट होता है हर 1-2 साल में, ठीक है। तो जो बाहरी व्यक्ति होते थे उनको बोलते ये दिक्कू आ गए, तो तुरंत हमला कर देते थे बाहरियों पे। तो बाहरियों के खिलाफ होगा, ठीक, यही सब होगा इनके। इनकी प्रथाओं में हस्तक्षेप करेंगे, सामाजिक परंपराओं, धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक। इन पे क्या टैक्स लगा देंगे आगे चल के। इनको जो फल ले रहे हैं वो भी नहीं कहेंगे अब तुम यहाँ से जंगल में से फल नहीं तोड़ सकते हो, जिस पे इनका जीवन निर्भर है। तो ये क्या परेशान तो होंगे। प्लस जमींदार जो हैं, जमींदार और साहूकार, इनका इतना शोषण करेंगे कि ये जमींदार और साहूकारों को अंग्रेज़ों का ही पार्ट मानने लगेंगे आगे चल के। ये जहाँ जमींदार दिखेगा ये बोलेंगे ये तो इन्हीं के ही साथी आ रहे हैं, मारो इनको, ठीक। तो विद्रोह के ये सारे रीजन हो गए इनके। अब विद्रोह कैसा होगा, स्वरूप क्या होगा विद्रोह का। थोड़ा सा वैसे सोचा करो ना, जैसे जनजाति लोग हैं, कौन सा समय चल रहा है, किस टाइम, इनके पास क्या होगा, तो कैसे विद्रोह चले। इंटरनेट तो है नहीं, याचिका डाल दी, आगे बढ़ाओ, जितने लाइक्स मिल जाए उतनी याचिका। तो क्या विद्रोह का स्वरूप क्या होगा। हाँ, हमला। विद्रोह का स्वरूप हमेशा हिंसक होगा, ठीक है। स्वरूप क्या होगा, हिंसक होगा। अब ये चीज़ और आगे क्वेश्चनों में ये बहुत जगह आने वाली है। कोई भी चीज़ ना कर रहे हो ना, उसकी 3-4 डायरेक्शन होती हैं। एक स्वरूप, दूसरा आधार। आधार में कौन कौन सा आधार, एक सामाजिक आधार, एक क्षेत्रीय आधार। क्या होता है सामाजिक आधार, एक तो तुम पढ़ोगे कारण, कारण पढ़ लिए क्यों हुआ, फिर विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया तो उसका स्वरूप कैसा था, स्वरूप मतलब आकार क्या था, आकार था तो उसमें क्या होगा स्वरूप में, हिंसा क्या है, हिंसक 2 चीजें होंगी। इसके बाद इसका आधार, आधार क्या होगा, सामाजिक और क्षेत्रीय, जिससे हमको क्या पता चलेगा कितना बड़ा विद्रोह था ये। अब सामाजिक में क्या आ जाता है, समाज के कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल थे, है ना, ये है। तो और कौन से, आगे चल के जब 1857 का पढ़ोगे उसमें किसान भी था, जमींदार भी था, शासक भी थे, सैनिक भी थे, कारीगर भी थे, बहुत सारे समाज के वर्ग। तो उसका आधार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका सामाजिक आधार क्या है, जनजाति लोग ही रहेंगे सिर्फ। क्षेत्रीय आधार में क्या आता है, कितने क्षेत्र में फैला ये विद्रोह, है ना। पता चले मऊरानीपुर के इतने से एरिया में ही फैला, पता चले पूरा बुंदेलखंड में फैल गया। तो आधार, क्षेत्रीय आधार से पता चलेगा ना कितना बड़ा विद्रोह था, ठीक। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो स्वरूप पता चल गया क्या होगा। इनके विद्रोह का आधार, सामाजिक आधार क्या रहेगा, वही जनजाति लोग, जितने लोग हैं वही तो लड़ेंगे,
कुछ जनजातियां होंगी जो 2-3 जनजातियां मिलके कभी कभार कोई विद्रोह में आएंगी, बट मेन होगा कि जनजाति विद्रोह है तो इनका आधार क्या हुआ, जनजाति लोग ही हुए, आदिवासी ही लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय आधार क्या है, छोटे से क्षेत्र विशेष में होगा, कुछ एक क्षेत्र विशेष में होगा, ये हो गए इनके आधार। ठीक, अब क्या पढ़ोगे, इसके परिणाम क्या निकलेंगे? क्या परिणाम आएंगे? विद्रोह हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी विद्रोह होंगे अंग्रेज बुरी तरह से इनका दमन करेंगे, इनको मार देंगे, हजारों आदमियों को एक एक विद्रोह में मारेंगे। बड़ी, अब ये किस चीज से लड़ रहे हैं? तीर तलवार भाला, इन चीजों से लड़ रहे। प्लस इनके जो नेता होंगे वो अपने आप को किसी न किसी का अवतार बता देंगे। एक आएंगे भाई साहब, बोलेंगे हम कल्कि का अवतार है, हम पे गोली असर नहीं करती, और तो इनको लीडर बना दिया, आगे चल रहे हैं। अंग्रेज पहली गोली मारेंगे, पहले में लुढ़क जाएंगे, विद्रोह खत्म। तो ये लोग बड़े ही मतलब अपने आप को अवतारी घोषित कर देंगे। उससे क्या है, इनका बहुत लोग इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, बहुत बड़ा विद्रोह बन जाएगा। लेकिन क्या है, पारंपरिक विद्रोह है ना, तुम लड़ किससे रहो, तीर भाला से। वो पता चले 500 मीटर दूर खड़े हैं, तुम भाला फेंक नहीं पाओगे, वो गोली मार देंगे, वहां से खत्म हो जाएगा विद्रोह, है ना। ऐसे ही होगा, सारे विद्रोहों का अंग्रेज क्या करेंगे, बुरी तरह से दमन करेंगे। लेकिन जो भी बड़े विद्रोह होंगे, इन अंग्रेजों में मैंने क्या कहा, अकल थी। ये लोग क्या सोच लेते थे कि कोई छोटी चीज हुई, दबाते तो थे बुरी तरह से, लेकिन उसके बाद अपनी नीतियों में परिवर्तन ले आते थे, क्योंकि इनको समझ में आ जाता था आगे शासन करना है तो जनता में असंतोष है, कुछ तो दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आगे फिर विद्रोह होगा, है ना। तो ये कुछ ना कुछ अपनी नीतियों में, जैसे किसानों को लेके हुआ तो ये कोई कानून लेके आएंगे, उनकी लगान कम कर देंगे थोड़ा, कुछ और कानून। तो हर जगह ये भी होगा विद्रोह के बाद कि क्या काम, हाँ, प्रेशर ऐसा डालेंगे कि जब ये पढ़ोगे 1857 का विद्रोह, इलाहाबाद में एक नील था, कैप्टन नील, वो क्या करेगा, वो जाएगा गांव के गांव को, आदमियों को फांसी लगा के पेड़ पे टांग देगा। हर जो आदमी विद्रोह में नहीं भी शामिल था ना, पूरे इलाहाबाद के सारे गांव के आदमियों को फांसी लगा देगा, उनके घरों में आग लगा देगा और नीचे से आग लगा देगा, समझे। इतनी बुरी तरह से उजाड़ता है कि इनकी दोबारा हिम्मत ही ना हो विद्रोह करने की। उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, विद्रोह तो होगा लेकिन अंग्रेज भी क्या करेंगे, इन्होंने दमन तो बुरी तरह से किया। अपनी नीतियों में जब 1857 के बाद पढ़ाएंगे, बहुत आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा इनकी नीतियों में। इसलिए 1857 की क्या होती है, क्रांति बोलते हैं उसको। ठीक है, हो गया। और क्या परिणाम होंगे इसके? परिणाम क्या निकलेंगे, दमन तो हो गया, उसके बाद अंग्रेजों की नीतियों में सुधार होगा। प्लस आसपास के जो लोग सुनेंगे ना, पहले लोगों के मन में ये बसा था ये यूरोपीय शक्तियां हैं, अंग्रेज इनसे कोई जीत नहीं सकता। जब 1 बाई 1 करके विद्रोह होंगे, छोटे छोटे ही होंगे, लेकिन दूसरे क्या करेंगे, एक तो आदिवासी वैसे ही होते हैं, वो रहते उस हिसाब से, उनको तो थोड़ी सी हवा चाहिए, वो तुरंत बोलेंगे अरे जब इन्होंने मारा हम और मारेंगे, ज़्यादा मारेंगे, है ना। तो लोगों का क्या मनोबल बढ़ेगा, आगे चल के और बड़े विद्रोह का क्या होगा, एक नींव डलेगी, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे विद्रोह, मैन जन विद्रोह तो पढ़ ही चुके हो, जनजाति हैं कुछ, मैं 1 बाई 1 करके उठाता हूँ, उनके बारे में हल्का सा, बस 2-3 चीज़ चाहिए होती है। सन होगा तो सन, इसके बाद नेता कौन था, और कुछ अगर उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ है तो वो, अगर कोई रीजन दिया है तो किस रीजन को लेके हुआ, ठीक है, वो चीज़ बताएंगे। इसको ख़त्म कर लो, तो इससे क्या है ना कि सारे विद्रोह का, अब तुम्हारे पास कोई भी विद्रोह होगा कारण है, राइट। नहीं भी लिखवाएं, वैसे लिखवाया मैंने पिछले उसमें, कारण लिखवाए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में विद्रोह के एक टोटल कारण लिखवाए होंगे, है ना। सामान्य लिखवा दिए होंगे कि सभी विद्रोहों के कारण क्या क्या होंगे, है ना, लिखवाए तो सब ऑलमोस्ट उसी में ही आते हैं। अब इतना तो पढ़ने के बाद इतना सेंस लगा सकते हो, जनजाति की बात हो रही तो जनजाति के कारण मैन कौन से हो गए, साइड वाले कौन से हो गए, है ना, वो चीज़ तो लगा सकते हो दिमाग। तो यही सेम चीज़ होगी, ठीक। तो शुरू करें, लिख लो 1857 के पहले के, हाँ, जनजाति विद्रोह
1857 के पहले के जनजाति विद्रोह। एक चीज़ और याद रखना, ये जितने भी विद्रोह होंगे ना, अभी अपनी जनजातियां सबसे ज़्यादा कहाँ रहती हैं? सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ हैं? संख्या की बात लोगे तो छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है। नक्सली वो जनजाति लोग हैं ना, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना अपने इंडिया का, ये वाला इधर वाला एरिया, इधर से लेके इधर वाला, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा छत्तीसगढ़ से लेके एमपी का ले लो थोड़ा बहुत भाग, यहाँ से जनजाति मेनली शुरू हो जाती। लेकिन जो विद्रोह तुम्हारे शुरू होंगे वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ ये पूरा रीजन प्लस ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ठीक है। ये रीजन रहेगा पूरा विद्रोह का मेन केंद्र। जितने भी मैं अभी बताऊंगा वो केंद्र कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक नीचे भी पहुंच जाएगा थोड़ा, ठीक, और प्लस नॉर्थ ईस्ट के राज्य, आसाम, गारो खासी जयंतिया की कुछ पहाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो पहला लिखो पहाड़िया विद्रोह। हो गया। इसमें क्या रहता है? एक जनजाति होती है पहाड़िया, ठीक, नॉर्थ ईस्ट साइड है, राजमहल की पहाड़ी रहती है। राजमहल की पहाड़ी जो मैंने बताया छत्तीसगढ़ में ही पड़ती है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ी पे पहाड़िया जनजाति रहती है। वो क्या करती है? विद्रोह कर देती है। किस चीज़ के लिए? शोषण के विरुद्ध। उनका जो शोषण हो रहा होता है उसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। बस इतनी है, तो इसमें लिख लो 1778, 1778 में में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित लड़ाकू जनजाति पहाड़िया द्वारा विद्रोह। हाँ, स्थित मतलब वहाँ पे जो है पहाड़िया द्वारा विद्रोह। हो गया। दूसरा डालो हेडिंग कोल विद्रोह। कोल ये जनजातियों के नाम ऊट पटांग मिलेंगे।